दिल्ली में आयुष्मान योजना की शुरुआत हो गई है, लेकिन लोगों को, जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कई तरह के सवाल हैं। इसलिए इन सवालों को जवाब तलाशने के लिए हम ऐसे अस्पताल में पहुंचे जहां पर आयुष्मान कार्ड शुरू हो गया, यानी यहां पर आयुष्मान के तहत आप इलाज करवा सकेंगे अपना। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या ये योजना सफल होगी या जैसे बाकी कई राज्यों में इसका उतना प्रभावशाली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी जितनी उम्मीद की जा रही थी, तो क्या इसमें खामियां हैं, ये सब समझेंगे। और किस तरह की दिक्कतें लोगों को आम तौर पर आती हैं और क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान के तहत इलाज कराने को तैयार नहीं होते, इन सब सवालों का जवाब आपको हम देंगे। तो चलिए बात करते हैं और डॉक्टर से ही समझते हैं कि क्या दिक्कतें इसमें आ रही हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए वैन भी रवाना कर दी है। शुक्रवार को इसकी शुरुआत हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम जानबूझकर ऐसे अस्पताल में आए जिसमें ये आयुष्मान योजना लागू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के बहुत कम अस्पतालों में अभी आयुष्मान की सुविधा मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम अग्रवाल हैं, दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों में शुमार हैं, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस योजना को लेकर के कई तरह की शंकाएं और लोगों के दिमाग में है कि इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह से इस योजना को देखा जाए? देखिए, आयुष्मान स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है। सालों से पिछली कई गवर्नमेंट्स ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी। RSBY के नाम से एक स्कीम नेशनल गवर्नमेंट ने 2007 में शुरू की थी, जिसके अंदर 30,000 तक का ट्रीटमेंट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर BPL के लोग जो है कर सकते थे। अब उसी को एक विज़न के तौर पे, एक सपने के तौर पे मोदी ने देखा है। मोदी जी का सपना एक ज़बरदस्त लीप है, जिसके अंतर्गत कोई भी मिडिल क्लास आदमी हॉस्पिटलाइजेशन के वजन से गरीब ना हो जाए, या कोई गरीब भिखारी ना हो जाए, या भिखारी कोई क्रिमिनल ना बन जाए। क्योंकि सडन हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जब किसी के कंधे पड़ता है, जब डॉक्टर अस्पताल कहते हैं कि आपको 2 लाख 5 लाख लेके आने हैं, तो कितने वो बेबस हो जाते हैं और उसको बेबसी ना मिले। इसलिए मोदी सरकार ने उस 30,000 के लिमिट को 5 लाख कर दिया। और 5 लाख के अंदर उन्होंने वो सारी सुविधाएं, कैंसर का ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट और महंगी सुविधाएं, जो कि हार्ट सर्जरी, जो कि किसी भी आदमी को, किसी भी घर को तोड़ने में मजबूर हो सकती है, उसकी सुविधा उन्होंने दी। तो ये मेरे ख्याल से एक लैंडमार्क सोच थी, जिसके अंदर उन्होंने 55 करोड़ लोगों को एनलिस्ट करने का प्रोग्राम बनाया। और इस योजना के थ्रू हॉस्पिटलाइजेशन का और उसकी सर्विसेज को अवेल कर सकें लोगों को, ऐसा सपना देखा। इस सपने में तो कोई बुराई सोच ही नहीं सकता कोई, लेकिन सपने को कार्यान्वित करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। 2018 में ये इन्होंने लॉन्च की थी और काफ़ी सारी स्टेट्स ने ले ली थी। दिल्ली में अब आई है और दिल्ली में आई भी है और लोगों ने इसे पसंद भी किया है। और मेरे को लगता है कि आयुष्मान की स्कीम के चलते पुरानी सरकार बेबस नजर आई और इस सरकार को थम्पिंग मेजॉरिटी से लोगों ने अपना विश्वास दिया है जी। तो ये खुशी वाली बात है कि ये सरकार इसको, आयुष्मान स्कीम को लाना चाह रही है और हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस खर्च करके लोगों की हेल्प करना चाह रही है।
लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी अस्पतालों की। अभी कहा गया कि शुरुआत में करीब 100 अस्पतालों में इसे लागू किया गया है, जिसमें से आधे से भी कम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो लोगों को सुविधा तो तब मिलेगी जब प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें आगे आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे। आपने खुद ये आयुष्मान अपने हॉस्पिटल में, संजीवन में ये जो किया है शुरू, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं जो हॉस्पिटल वाले इसे अपने यहाँ लागू करने में हिचकिचा रहे हैं? देखिए, वही दिक्कतें हैं जो कि RSBY स्कीम में आई थी, जिस समय सरकार ने ये एम्फसाइज किया था कि भाई हम इसको सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर में देंगे। तो एक बजट भी बनाया था कि ये बजट जो है इतना खर्च किया जाएगा, लेकिन देखा गया कि सिर्फ 30 से 35% ही वो बजट खर्च हो पाया। और जब बजट नहीं खर्च हो पाया, उसकी वजह जो थी वो उसकी प्राइस की लो प्राइस थे। अच्छा। कि इतने लो प्राइस थे कि उस प्राइस पे इलाज करने में वो बजट खर्च नहीं हो रहा था। अब क्या 2018 के बाद में इन्फ्लेशन आई, अस्पतालों के खर्चे, पे बिल्स, दवाइयों की कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट, इंश्योरेंस, सर्विस, लॉट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। तो 2018 में जो रेट फिक्स हुए थे और आज 2025 हो गया, वही रेट आज भी इस वाले पर्टिकुलर सर्विस में एप्लीकेबल माने जा रहे हैं। यानी जो 2018 में एक हॉस्पिटल को पैसा मिलता था, वही आयुष्मान में किसी सर्जरी में उतने ही पैसे आज 2025 से मिल रहे हैं। 7 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हो सकता है कि आगे हो भी ना, और कब होगी ये भी नहीं पता हमें। इसके चलते एक लोएस्ट प्राइस को, जिसको लोगों ने दिल से एक्सेप्ट किया कि वो प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना चाहते हैं, उस सपने को साकार करने में उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही है कि 7 साल बाद भी पैसे उतने ही मिल रहे हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि कई अस्पतालों के बहुत सारा बिल, करोड़ों में, वो पेमेंट नहीं हुई। अच्छा। जब इलाज कर चुके हैं, जो पास भी हो चुके हैं बिल। एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 63,000 हॉस्पिटल्स अपना ये क्लेम भेज चुके हैं। 63 लाख क्लेम ड्यू हैं। 63 लाख ड्यू हैं, यानी ये करोड़ों रकम पता नहीं कितने करोड़ में चली है। 63 ऐसा कहा गया, मुझे मेरा तो सिर्फ 1 करोड़ पे ड्यू है। आपका भी ड्यू है? मेरा भी ड्यू है, लेकिन बाकी तो खैर कोई बात नहीं। अस्पताल का मेरा नहीं, मैं अस्पताल का जी। तो ये बातें जो हैं, पैसे का ना मिलना, पैसे का लेट मिलना, और पैसा कब मिलेगा ये क्वेश्चन मार्क होना, और प्राइजेस को मैच ना कर पाना आज के एक्सपेंसेस से, ये कुछ वजह बन रही हैं कि मोदी जी का सपना, हम सबका सपना, एक गरीबी की रेखा से नीचे वाले आदमी के लिए ट्रीटमेंट कर सकें, वो इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम कर रहा है। सर इसी को थोड़ा सा अगर मैं और अपने दर्शकों के लिए समझना चाहूँ, क्योंकि आपने बताया कि 2018 से अभी तक ये बढ़ा नहीं है। हम एक सामान्य सी बीमारी तो क्या कहा जाए, अगर कोई महिला आती है आपके हॉस्पिटल में, प्रेग्नेंट महिला है, तो उसके सर्जरी, उसके ऑपरेशन पे कितना खर्चा आमतौर पर आता होगा, और इसमें कितना खर्चा इसका रेट है सरकारी पे? जो भी रेट है जी, मैं हर आदमी का अपना अपना एक्सपेंस का सिस्टम है जी। कोई 5 स्टार होटल का एक्सपेंस अलग होता है, 3 स्टार का अलग होता है, और 1 स्टार की चाय भी अलग होती है। पेट भरने के लिए चाय चाहिए, और उसे 5 स्टार में पियेंगे तो आपको 100 गुना देना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सर कभी बढ़ाने के लिए ये बातचीत वगैरह अस्पताल? बातचीत ब्लैंक है, सिस्टम ही ब्लैंक है, मतलब कोई जवाबदेही तो है ही नहीं। ये सारा सिस्टम जो बनता है आज के दिन, वो टॉप डाउन है, मंत्रालय में बनता है और नीचे आ जाता है। वहाँ पीएमओ से जो डिसीजन होगा, वो डिसीजन दोबारा रिव्यू कैसे होगा, जब उनके दिल का तभी करेंगे। नीचे के में किसी की हिम्मत नहीं पूछ सके। लेकिन हम हमारा मेडिकल प्रोफेशन, दिल्ली का हॉस्पिटल स्कोर, मैं प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली मेडिकल फोरम का जी। उसके अंदर हमारे पास 500-600 अस्पताल हैं। हम सबकी सोच है कि हम मोदी जी की सोच से मिलके काम करेंगे, और हमारा ख्याल है कि हम आयुष्मान को हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की तरह लाया गया है,
उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर अगर कहीं हुआ, जो कि होगा, वो इसी वजह से होगा कि आपने प्राइवेट सेक्टर को जिसकी धुरी बनाकर आप आयुष्मान को सक्सेस करना चाहते हैं, उसको स्टेक होल्डर ना माना जा रहा है। अब जो पैसे कम लिए गए और कम खर्च हुए, बजाय इसके कि हम उसमें उन पैसों को बढ़ाकर, रेट बढ़ाकर उस एक्सपेंस को बराबर करते, हमने उसको एक्सपेंशन कर दिया, उसका स्कोप बढ़ा दिया, हमने और लोग ले लिए, मतलब जो कवरेज है बढ़ा दिया। उससे हमें पॉलिटिकल बेनिफिट तो मिला, लेकिन वो पॉलिटिकल बेनिफिट इतना सच्चा नहीं रहेगा अगर वो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस नहीं दी। हाँ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। अगर वो शामिल ही नहीं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल नहीं होंगे, तो जो सपना है, जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो शुरू से ही नॉन एग्जिस्टिंग है। तो सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड लेके कोई जा रहा है या बिना कार्ड के जा रहा है, उसको तो बराबर का ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। उसको तो फ्री होना है ट्रीटमेंट, वो तो बराबर फ्री भी होना है, यहाँ भी फ्री है। लेकिन यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल को, मेरे हिसाब से उनको उनकी परेशानियाँ, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को देखना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी कंडीशन लेके आएँ कि भारत देश के अंदर, विकसित भारत के अंदर, हम लोग जो हैं, किसी भी आदमी को अगर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो अगर पैसे के लिए लाचार है, तो सरकार उसे सपोर्ट कर रही है। सर, ये भी दिक्कत कुछ लोगों से बात करने पर आ रही है कि अगर हॉस्पिटल में कोई आयुष्मान कार्ड लेकर जाता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच रिपोर्ट, ये सब उसमें शामिल नहीं है। तो ये क्या मामला क्या है सर? देखिए, आयुष्मान स्कीम एक ट्रीटमेंट स्कीम नहीं है जी, ये हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम है। ओके, ये इंश्योरेंस स्कीम है। यू आर बीइंग इंश्योर्ड कि आपको अगर इमरजेंसी में कोई पैसे की जरूरत, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको मिल जाएगा। ये मिथ है कि आयुष्मान कार्ड पे इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड के अंदर, लाइक किसी भी इंश्योरेंस के अंदर, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज अवेल नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट कार्ड। ट्रीटमेंट के लिए आपको जो सर्विसेज हैं, प्राइवेट सर्विसेज हैं या सरकारी सर्विसेज हैं, उन सभी को यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर आपको लगता है कि कैंसर के लिए आपका ऑपरेशन होना है, आपको हार्ट सर्जरी होनी है, आपको वॉल्व पड़ना है, तो उसके लिए कंडीशन के अंदर आप आयुष्मान कार्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक मिथ है कि आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान स्कीम जो है, वो ट्रीटमेंट स्कीम है। मेरे हिसाब से अगर हम पब्लिक को मिथ दिखाएंगे, तो मिथ जब पूरा नहीं होगा, तो जो हम पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट तो कोई छोटी बात कह दी मैंने, कोई जो हमारा सपना है कि हम लोगों के लिए काम कर सकें, वो धाराशायी हो जाएगा। यानी कि अगर कोई हार्ट पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है सीने में, तो आयुष्मान कार्ड में आयुष्मान कार्ड में नहीं आएगा, नहीं आ सकता। आयुष्मान कार्ड में तभी आएगा जी, जब वो डायग्नोज हो जाएगा कि उसको एंजाइना है, एंजियोग्राफी हो चुकी है, अब उसे एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। यानी उसका एंजियोग्राफी होने तक का जो खर्चा होगा, वो उसे या तो खुद करना होगा या कहीं से भी करवाए वो बाहर से। खुद ही मतलब सरकारी करेगा या प्राइवेट करेगा, खुद ही करेगा। लेकिन अगर उसे आयुष्मान कार्ड के अंदर एंजियोप्लास्टी करनी होगी, तो एंजियोप्लास्टी लेकर वो आयुष्मान वाले हॉस्पिटल जा सकता है। ये आपने बहुत बढ़िया समझाया सर, क्योंकि ये एक गलतफहमी यानी सभी लोगों को रहती है कि आयुष्मान कार्ड है तो मेरा इलाज है, मैं कार्ड लेके हॉस्पिटल हम लोगों ने संजीवन हॉस्पिटल के अंदर जी दरियागंज में हमने एक आयुष्मान ओपीडी खोली है। अच्छा, आयुष्मान ओपीडी देखते हुए कि क्या कमियां हैं आयुष्मान स्कीम में, उसको कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि जो मोदी जी सपना है, वही सपना मेरा भी है। मैं भी चाहता हूं कि भाई आदमी जो है वो बीमारी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में उसे परेशानी ना हो। हमने ओपीडी खोली है, जहाँ पे ओपीडी के अंदर हम उसको सिर्फ 100 रुपये का पर्चा बनाकर उसकी सारी ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो उसको भी CGHS रेट पे करेंगे। अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो आयुष्मान में उसका इलाज करेंगे। ऐसा हम लोग करना चाहिए। लेकिन ये तो आपका अपना इनिशिएटिव हुआ ना, ये इसका आयुष्मान कार्ड से कोई लेना देना नहीं, ये निजी इनिशिएटिव है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को भी ऐसा सोचना तो आपकी उसी जो आयुष्मान ओपीडी है, उसमें केवल आयुष्मान कार्ड होल्डर आकर के 100 रुपए देके अपना करवा सकते हैं, या कोई भी आता है सर? नहीं, आयुष्मान कार्ड होल्डर के 100 रुपए है।
उसके लिए 100 रुपये, उसके लिए 100 रुपये। 100 रुपये का तो वैसे हम ब्लड शुगर, ECG और कंसल्टेशन पहले निकालते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में उसके इन्वेस्टिगेशन करा के अगर उसे आयुष्मान ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको ट्रीटमेंट अस्पताल में दिया जाएगा। सर एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये भी खबर आई कि बहुत बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स देश भर में जो आयुष्मान अपने यहाँ लागू कर चुके थे, उन्होंने आयुष्मान छोड़ दिया इन्हीं सब दिक्कतों के कारण। तो क्या जानकारी दे सकते हैं कितने हॉस्पिटल्स ने छोड़ा और क्या उसके पीछे मेन कारण यही था, पेमेंट का लेट होना या फिर कम रेट होना? देखिए, डिले इन पेमेंट, डिले भी नहीं, अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग ए पेमेंट। यू सी दैट यू आर स्पेंट, हॉस्पिटल हैज स्पेंट। अब हॉस्पिटल पर 20 करोड़ का लोन बढ़ गया और पैसा नहीं मिला उसे, अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग पेमेंट इज ए बिग इशू एंड लो पेमेंट इज अनदर इशू। अगर लो पेमेंट और अनसर्टेनिटी ऑफ पेमेंट की वजह से कोई आदमी मजबूर हो जाएगा छोड़ने के लिए, तो वो तो स्कीम का फेलियर नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। अब इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है तो मैं जो आयुष्मान का बनाने वालों को दोष ना देकर मैं उसको एग्जीक्यूट करने वालों को दोष दे रहा हूँ। तो सपना मोदी ने देखा, उस हमने सबने देखा, उस सपने को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके ऊपर, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज के दिन वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को झूठा ना मानकर सच्चा माने और प्राइवेट सेक्टर को उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझें, उनको करें। हम लोग तो कर रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल केवल आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में इतने लंबे इंतजार के बाद बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार इलेक्शन में कह रही थी कि हम बड़े पैमाने पर आयुष्मान लेके आएंगे, दिल्ली के हर आदमी को इसका फ़ायदा मिलेगा, जनता को, BPL को और 70 साल से ऊपर को। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल करेंगे ही नहीं अपने यहाँ आयुष्मान योजना शुरू, तो फिर तो कोई मतलब रह नहीं गया ना। आपने इतना, देखिए, मैं बीजेपी सरकार के इस एफर्ट को कि वो आयुष्मान लेके आ रहे हैं, ये एक 180 डिग्री जैसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट है इनटू द पॉलिसी। पिछली सरकार थी वो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ थी, वो सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड्स बढ़ा के काम करना चाह रही थी। ये सरकार प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेके काम करना चाहती है। लेकिन कई बार हम लोग जो सोचते हैं, जो बनाते हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन फेलियर होते हैं। अगर ये सरकार जो नई आई है बड़ी जोश से आई है, वो काम कर रही है, रेखा जी बड़ा मेहनत कर रही हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो मेहनत एक सोच के साथ में उसको कार्यान्वित तरीके से कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये स्कीम उस सब बातों को वॉश आउट कर देगी। क्योंकि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास सारी पावर खुद करने के लिए है। आयुष्मान स्कीम जो नेशनल बनाई है वो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी पे आ गई है। अब स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे और इसका एक जो सोच वाला सिस्टम है जो होना चाहिए वैसा हो। आपने कहा सर कि पिछली जो सरकार थी वो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ थी और वो अपने सरकारी में बेड बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई थी। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये भी पूछूंगा कि जो इस बार का हेल्थ बजट है उसमें तो कोई खास बढ़ोतरी की नहीं गई है सर। और की है ना, अब हाँ की है ना, भी नहीं की है ना, हाँ 11,000 करोड़ लाए हैं, हाँ। लेकिन उसमें से 4,000 करोड़ जो उन्होंने आयुष्मान स्कीम में दे दिए। 4,000 करोड़ 2,400 करोड़ एक में दे दिए और 1,600 करोड़ एक में दे दिए, मतलब नेशनल स्कीम में दे दिए। वो स्कीम तो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन उस स्कीम का जो कार्यकाल होगा, जो करने का तरीका होगा, वो तो भी देखना है हमने। हमने पैसा पास कर दिया और साल भर तक स्कीम ही नहीं आई तो वो पैसा तो गया जो इंश्योरेंस में दे दिया हमने, वो कैसे वापस आएगा? लेकिन आएगा नहीं आएगा, लेकिन लोगों में सेटिस्फेक्शन आए, ऐसी हमारी सोच है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग मिलके जो हैं जो कह रहे थे वो करेंगे और इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस स्कीम के बारे में हम लोगों को जानकारी देने के लिए। तो आयुष्मान को लेकर आपके मन में जो भी सवाल थे उनके बारे में जवाब मिल गया होगा। और एक बात अब याद रखिए, क्योंकि आयुष्मान का जो कार्ड है वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका सब इलाज उसमें हो जाएगा। उसे एक इंश्योरेंस कार्ड की तरह ही देखिए और उसी तरीके से आप उसका प्रयोग कर सकेंगे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, स्वतंत्र के लिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।